हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ने जा रहे हैं टर्म 2 में जो विद्युत धारा नाम का अध्याय है चैप्टर 12, उसके बारे में बताएंगे। तो चैप्टर 12 की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये 13 मार्क्स का है। कौन कौन से उसमें चैप्टर इंक्लूड है? चैप्टर नंबर 12 एंड 13। क्योंकि इंडिविजुअल बोर्ड ने उसको क्लासीफाई नहीं किया है तो हम इन दोनों के ही टोटल वेटेज लिख के दे रहे हैं। तो चैप्टर 12 आपका कौन सा है? विद्युत धारा। और चैप्टर 13 कौन सा है? वही विद्युत धारा का ही है, पर उसमें अपन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले तो विद्युत धारा से आप सभी परिचित हैं, क्योंकि घरों के अंदर जो भी टीवी, एसी, फ्रिज सब कुछ इसी विद्युत की वजह से चलते हैं। तो सामने आपके उस चैप्टर का संक्षिप्त परिचय दिख रहा है कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे कि भाई विद्युत धारा किसे कहते हैं, परिपथ क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और सबसे खास है ओम का नियम। तो ओम का नियम, इसके अलावा प्रतिरोध किन किन कारकों पर, किन किन कारणों पर निर्भर करता है, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और ये वाला बहुत ही खास है, जिसमें हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे खास आपका इसमें यही रहेगा जो आपके आगे तक काम आता रहेगा। फिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो आप भी जानते हैं कि हमको कपड़े इस्त्री करने हैं, प्रेस करने हैं, तो हम प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। पानी गर्म करना है तो इमर्शन रॉड का या गीज़र का। तो वो सब भी यंत्र जो होते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो सब भी किस पर निर्भर हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत शक्ति। तो ये आपका इस पूरे चैप्टर का एक तरीके से संक्षिप्त परिचय था, संक्षिप्त विवरण था। तो मैं आपको बता चुका हूं कि चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। ये आपका अध्याय 12 है। और ये सब बातें मैं कहां से बोल रहा हूं? एनसीईआरटी की जनवरी 2020 वाली एडिशन से, यानी वो किताब जो एनसीईआरटी ने जनवरी 2020 करके छापी गई है, वहां से मैं बोल रहा हूं। तो हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो पूरे चैप्टर का संक्षिप्त परिचय था कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। अब आज हम हमारे इस L01 जो लेक्चर है, जिसको कि मैंने शुरू में ही स्लाइड में आपको बता दिया था, तो उस L01 लेक्चर में हम क्या सीखेंगे वो टॉपिक में सबसे पहले वो आपको बता दे रहा हूं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं विद्युत धारा। उस विद्युत धारा को मैं I से दिखाया करूंगा। फिर है विद्युत विभव, जिसको मैं दिखाऊंगा आपके V से। और विभवांतर यानी विभव का अंतर या तो डेल्टा V से दिखाना चाहिए या फिर V1 माइनस V2 से दिखाना चाहिए, पर कई बार मैं सिर्फ VV लिख दूंगा तो उसे आप विभवांतर मानिएगा। ठीक है जी। और किसी यंत्र को जब जोड़ा जाएगा तो उस यंत्र के साथ क्या क्या जुड़ा होगा, यानी कोई ऑन ऑफ करने वाला बटन भी होगा, कोई सेल भी होगा, मीटर वोल्ट मीटर भी होगा। उन सबको जोड़ करके जो चित्र बनेगा उसको हम बोलेंगे विद्युत परिपथ आरेख। तो हम आज जो भी सीखने जा रहे हैं वो तीनों बिंदु मैंने आपको बता दिए कि विद्युत धारा क्या होगी, परिपथ क्या होगा और विभवांतर या विभव क्या होगा। अब हम देख लें कि इस जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं या ये जो चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। भाई सबसे पहली बात तो है कि ये जो चैप्टर हम आपको 10th में पढ़ा रहे हैं वो आपके 12th में भी है। तो 12th का भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कंपटीशन वगैरह में भी मैं यही नहीं कह रहा कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियरिंग में ही आएगा, पर इसके अलावा भी आप जो भी कोई बीएड, एसएससी, पुलिस के किसी के भी एग्जाम देते हो तो उस सब में विद्युत धारा, क्योंकि 10वीं क्लास का ही एक छोटा सा चैप्टर है, तो वो पूछा जाता है। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही। आप भी जानते हो आपके अगल बगल में भी किसी न किसी को बिजली के झटके लग जाते होंगे, तो क्या सावधानियां बरती जानी है, ये सब भी हम अब इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। विद्युत धारा से शुरुआत करेंगे। तो ये आ गई है हमारी स्लाइड। इस पूरी स्लाइड को आप एक बार ठीक से देख लीजिए और मैं बीच बीच में थोड़ा रुकूंगा भी, तो उस केस में आप इसमें जो भी परिभाषाएं वगैरह हैं वो आप नोट भी कर लीजिएगा। तो बहुत छोटी सी बात है, ये एक सेल दिख रहा है जिसमें एक प्लस है और एक माइनस है। उस प्लस और माइनस से आपने ये ऑन ऑफ का एक स्विच जोड़ दिया है ना, चालू करने और बंद करने वाला ऑन ऑफ स्विच कहलाता है। ये यहां से आता है एक तार है, तार तांबे का या एल्यूमिनियम का होता है, उस तार को जोड़ दिया है क्योंकि वो तार के ही माध्यम से इलेक्ट्रॉन या
आवेश बहते हैं। फिर इसको एक बल्ब से जोड़ दिया है, बल्ब को एक हमने अमीटर से जोड़ दिया, अमीटर को ए से दिखाते हैं। अमीटर क्या बताता है? धारा का परिमाण बताता है कि भाई कितनी धारा बह रही है। फिर ये एक तार आपको हरा वाला दिख रहा होगा यहां पर। तो कुल मिलाकर हमने यहां पर क्या देखा, ये जो सेल है ये आपके आवेशों को एक तरह से दबाव देता है कि भाई तुम भागो भागो आगे बढ़ो। जब वो आवेश बहेंगे तो किसी न किसी यंत्र या युक्ति या फिर बल्ब या उपकरण से गुजरेंगे और वो बल्ब जल जाएगा और परिपथ में कितनी धारा बह रही होगी वो ये अमीटर बता दिया करेगा। तो हम अभी सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में बात कर लें। विद्युत धारा को मैं आई से दिखाया करूंगा। तो जब भी कोई आवेश चालक के माध्यम से गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, या हम ये कहना चाह रहे हैं आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। क्या? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये आपको छोटी सी बात पता होगी, दर का मतलब क्या होता है? टाइम से भाग देना। इसको भी आप हमेशा याद रखिए। दर, जब भी शब्द आ जाएगा दर, दर का मतलब यही हुआ समय से भाग देना। तो किसको भाग देना है समय से? आवेश को। आवेश को हम किससे दिखा रहे हैं? क्यू से। तो क्यू को दर यानी समय से भाग देने पर जो राशि आएगी वो क्या बन जाती है? तुम्हारी विद्युत धारा। तो मैं पूरा फॉर्मूला यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं। तो विद्युत धारा जिसको कि हम आई से दिखा रहे हैं वो क्या है? किसी जगह से जो आवेश बहा और उस आवेश को बहने में जो समय लगा, इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका प्रतीक है आई, और फॉर्मूला बन गया आई बराबर क्यू बाई टी। या उल्टा पुल्टा करके देख लें, क्यू को यहां छोड़ दें, इधर इसको वज्रगुणन कर लें तो क्यू का मान क्या हो जाएगा आपका? आई टी। ठीक है। अब हम हर एक के मात्रक लिख लेते हैं कि भाई टाइम का तो हमेशा क्या होता है? सेकंड मात्रक होता है। ठीक है जी। तो टाइम का मात्रक कौन होगा? सेकंड। तो वहां जगह नहीं है, यहां जरा देख लेते हैं क्यू बाई टी। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और आवेश का क्या होता है? कूलाम, है ना जी। तो मैं कूलाम लिख दे रहा हूं, कूलाम। तो कूलाम बटा, ये सेकंड है, हिंदी में लिख लीजिएगा, नहीं तो लाइए मैं ही लिख दे रहा हूं। तो कूलाम बटा सेकंड, इसको हम नया नाम क्या देते हैं? एम्पियर। ये लीजिए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या बन जाता है? एम्पियर। और एम्पियर क्या होता है? कूलाम बटा सेकंड। इसको आप सब नोट कर लें। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट जा रहा हूं जिससे आपको स्पष्ट तौर पे सब कुछ दिख जाए। तो सबसे पहली बात, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी बिंदु से कितना आवेश बह गया और उस आवेश को बहने में कितना समय लगा, उन दोनों के अनुपात यानी Q बटा T को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो सूत्र क्या हो गया? I बराबर Q बटा T। अब Q जो आवेश है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इस तरीके से कूलाम बटा सेकंड, ये इंग्लिश वाला सेकंड में काट दे रहा हूं, कूलाम बटा सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। और एम्पियर को हम किससे दिखाते हैं? ए से। ठीक है जी। तो यहां पर बहुत स्पष्ट दिख रहा है। तो एम्पियर को हम किससे दिखाते हैं? ए से। अब मैं जो चीज सिखा चुका हूं उसको मैं मिटा दे रहा हूं जिससे कि स्पष्टता बनी रहे। ये मैंने यहां से सब हटा दिया। तो कुछ हमने टाइप कर रखा है, कुछ हम पेन से भी लिखते हैं जिससे कि इंटरेक्शन बना रहे। हाँ, अब कूलाम क्या होता है या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, जो आपको याद रखना है वो इसको जरा लिख लीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का यह आवेश आपको बड़ी क्लासों में या कोई भी कंपटीशन भी आप देंगे तब भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको आज ही लिख लें, और जिस पेज पर आप लिख रहे हैं उस पर तो लिख ही लें। इसके अलावा कॉपी की शुरुआत या लास्ट में भी जरूर लिख लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आगे भी किसी न किसी जगह पर पूछा जाता रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो है -1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक आवेश है, इसलिए मैंने यहां पर भी ई के ऊपर माइनस लगा दिया। ई माइनस इलेक्ट्रॉन को बता रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन किससे दिखा रहे हैं अपन? ई के ऊपर माइनस लगा के।
उसका आवेश ये आपको याद करना है, ऋणात्मक आवेश है। अब इसी संख्या को उल्टा कर लेते हैं कि भाई एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है इतना, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई यहां पर एक पैदा करना है, तो एक पैदा कब होगा, जब हम इस संख्या को खुद से ही भाग दे दें। तो इधर भी खुद से भाग दे देंगे, तो इधर भी उसी से, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे देंगे। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 × 10⁻18। तो ये भी याद रख लें, ये भी याद रख लें, क्योंकि भाग तो आप वहां एग्जाम में भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कई बार समय की कमी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक 1.6 × 10⁻19, और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य है, दैट इज 6 × 10⁻18 है ना। तो 18 के ऊपर देखिए कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है, जबकि ऊपर देखेंगे तो 19 के ऊपर क्या लग रहा है, आपका माइनस लग रहा है। तो ये दोनों राशियां थोड़ा ठीक से आप देख लें। तो कुछ फॉर्मूला याद कर लें, कुछ ये डाटा है वो याद कर लें। फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं, I = Q/T है, और समय को हमें हमेशा सेकंड में लेना है और आवेश को कूलाम में ही लेना है। ऐसा नहीं कि वो मिनट दे दे, ये दे दे, तो हमको सेकंड में बदल लेना है, जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या देखें कि भाई एम्पियर तो एक बड़ी इकाई होती है, यदि कहीं बहुत थोड़ी करंट बह रही होती है तो उसको मिली एम्पियर से दिखाते हैं। छोटा वाला एम दिख रहा है, देखो इस तरीके से। तो एक छोटा वाला एम आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा एम। तो छोटा एम जब लग जाएगा तो वो मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ उसके नीचे फिर एक और भी छोटी राशि लिख रही है, दैट इज माइक्रो। उसको मैं लिखता हूं यहां पर, ये है इस तरीके का, ये देखिए, इसको कहते हैं माइक्रो। तो ये तो था मिली, और ये हो गया आपका माइक्रो। तो मिली में आती है 10⁻³ और माइक्रो में आती है 10⁻6। ये सब आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दे रखा है, और हम बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहे हैं। हम आपको उसके अगल बगल दाएं बाएं कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, क्योंकि ये पूरी सीरीज रूरल बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो जो कोई भी कोरोना से प्रभावित हुए हैं, दूर दराज के इलाके जहाँ तक टीचर वगैरह नहीं पहुँच सके या बच्चे क्लासरूम में नहीं पहुँच सके, तो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है। इसलिए इसमें किताब के अलावा कोई भी उच्च ज्ञान की बात नहीं की गई है। तो ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ था, इसलिए वैसा का वैसा आपको बताया गया है। तो आप ये सारी बातें नोट कर लें, घर पे आके एक बार दोहरा लें, तो आपको ये सब आसान लगने लगेगा। पहली बार में सब मुश्किल ही होता है। अब मैं इससे संबंधित कुछ एक प्रश्न करा दे रहा हूं, जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। तो आपकी किताब में जो पहला उदाहरण है, जो कि पेज नंबर 222 पर है, उसको मैं डिस्कस कर दूं। यह देख लीजिए। तो पहला जो उदाहरण दे रखा है आपकी किताब में पेज नंबर 222 पर, वो मैंने सामने आपको दिखा दिया है। पेज नंबर 222 भी आप निकाल लें, वहां पर आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब का मतलब समझते होंगे, कमरे में रोशनी लाता है। उस बल्ब से 0.5 एम्पियर है ना, 5 मत पढ़ लेना, 0 और 5 के बीच में दशमलव लगाया हुआ है। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण मतलब कितना है, कितनी मात्रा में है। तो आवेश पता करना है, यानी Q का मान पता करना है। तो आवेश पता करना है मतलब Q पता करना है। क्या क्या दे रखा है, विद्युत धारा दे रखी है, I का मान है, I दे दिया उसने। समय दे दिया, मिनट क्या होता है, समय क्यों तो बताता है, पर मिनट में नहीं रखना, हमें इसको सेकंड में बदलना है। अच्छे से बात सुन लें, जो ऐसा ही सिस्टम होता है जिसको कि हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, पूरा याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो आप बस ऐसा ही सिस्टम याद रखो। तो ऐसा ही सिस्टम में समय को हम हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं। तो कौन बताएगा कि 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो 10 मिनट को आप सेकंड में बदल लो, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने होंगे आपके, 600 सेकंड होंगे। तो नोट कर लीजिए।
तो बल्ब से 0.5 एम्पियर धारा बह रही है 600 सेकंड तक, तो प्रवाहित आवेश का परिमाण आपको बताना है। ठीक है, सूत्र तो सामने लिख ही रखा है, क्यू पता करना है ना आपको यहां से। तो क्यू को जब पता करना है तो क्यू को यहीं छोड़ देंगे और वज्रगुणन कर लेंगे, तो आई गुणित टी हो जाएगा। समझ रहे? आई थोड़ी निकालना है अपने को, क्या निकालना है? क्यू निकालना है। तो क्यू निकालने के लिए अपन आई को टी से गुणा कर देंगे। तो बस क्यू निकालना है ना आपको, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। तो क्यू बराबर क्या हो गया आपका? आई मल्टीप्लाइड बाय टी। अब आई का मान कितना दे रखा है? 0.5, और समय का मान कितना दे रखा है? 600। बस इन दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ गया। तो इन दोनों को जैसे ही गुणा कर दोगे तो डेसिमल से आप भी समझ रहे हैं, 1 0 भाग जाएगा। तो 60 गुणित 5 कितना हो जाएगा? 300, और पीछे कूलाम उसकी यूनिट लगा दें। तो देखिए यही आपका आंसर है पेज नंबर 222 पे। ठीक से सब बच्चे नोट कर लो, मैं 30 सेकंड के लिए चुप हो रहा हूं। प्रवाहित आवेश का परिमाण या मात्रा हो जाएगी आपकी 300 कूलाम। ठीक है, अब इस बात को खत्म करने से पहले ये और दिखा दें कि दिष्ट धारा, भाई जो भी सेल बैटरी ये सब जो होते हैं, इन सब के अंदर कौन सी धारा बहती है? दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्यों कहलाती है? क्योंकि उसकी एक ही दिशा रहती है, तो वो हमेशा प्लस 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 में रहती है। ठीक है जी। तो सेल से बैटरी से जो भी धारा निकलती है वो आपकी क्या कहलाती है? दिष्ट धारा, जिसको हम बोलते हैं डीसी। जबकि घरों में जो सरकार हमें बिजली भेजती है, जो कॉरपोरेशन या निगम बिजली भेजता है, वो होती है आपकी एसी। ए फॉर एप्पल वाला एसी, यानी उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। वो कभी बाद में बताइए। आ जाइए, अब हम सीखेंगे विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक है जी। तो अब मन बना लीजिए। तो आप अपनी कॉपी में तो हेडिंग डाल लें विद्युत विभव एवं विभवांतर, पर क्योंकि टर्म नया है तो उसको पहले किसी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बात से सिखाते हैं। तो अब तैयारी कर रहे हैं हम विद्युत विभव एवं विभवांतर की। तो दैनिक जीवन में हम अच्छे से जानते हैं जल हमेशा किसी ऊंची जगह से नीचाई की तरफ बहता है, उल्टा तो नहीं बहता ना। उल्टा बहाते हैं, उल्टा बहाने के लिए क्या करना होता है? फिर पंप का इस्तेमाल करते हैं। पर जो स्वाभाविक गति होती है जल की, किसी ऊंचाई से छोड़ दें तो वो किधर जाता है? हमेशा नीचे ही जाता है। उसी तरीके से वायु की बात करें, वायु किधर से किधर चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अरे भाई कूलर है, कूलर चल रहा है, उसके सामने आप खड़े हुए तो आपको हवा क्यों लग रही है? क्योंकि कूलर की पंखुड़ियों की तरफ से उच्च दाब है और पंखुड़ियों की विपरीत दिशा में निम्न दाब है। तो कूलर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा को बहा रहा है। तो हम क्या देखते हैं? जल है वो ऊंचाई से निम्न की तरफ जा रहा है, वायु भी उच्च से निम्न की ओर जा रही है। इवन ऊष्मा या गर्मी भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। उसी तरीके से आवेश जो होता है वो भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो ये जो विद्युत विभवांतर होता है वो आवेश के बहाव की दिशा को निर्धारित करता है। तो विद्युत विभवांतर इस बात को निर्धारित करता है कि धनावेश का बहाव किस तरफ होगा या आवेश का बहाव किस तरफ होगा। तो उस चीज को समझाने के लिए यहां पर एक बढ़िया सा चित्र बना हुआ है। इसको तो मैं कह रहा हूं पाइप, ये दिख दिया मैंने पाइप, है ना। पाइप में नीला नीला आपको पानी दिख रहा होगा। अब क्योंकि इसमें पानी की ऊंचाई ज्यादा है तो इसको मैं उच्च विभव मान ले रहा हूं। दूसरा है कि डब्बा, ये लिख दिया डब्बा। डब्बा काफी चौड़ा है उसकी तुलना में, पर इसमें पानी की ऊंचाई बस यहीं तक दिखाई गई, जबकि इसमें पानी की ऊंचाई काफी ज्यादा है। तो आप भी जानते हैं जब ये नल खोल देंगे तो पानी किधर होगा? ऊंचाई से नीचाई की ओर बहेगा। तो जहां ज्यादा ऊंचाई होती है या ज्यादा दाब होता है उसको हम उच्च विभव बोलते हैं, और जिधर कम ऊंचाई या कम दाब होता है उसको हम निम्न
विभव बोलते हैं। तो ये जो अब विभव का या ऊंचाई का अंतर हो गया, इसकी ज्यादा ऊंचाई है, इसकी कम ऊंचाई है, तो पानी ऊपर से नीचे इस तरह से बहता जाएगा। कब तक बहेगा? जब तक कि दोनों तरफ ऊंचाई का स्तर समान नहीं हो जाए। तो जैसे ही ऊंचाई का स्तर समान हो जाएगा हम बोलेंगे भाई विभवांतर शून्य हो गया। ठीक है। तो विद्युत विभवांतर आवेश के बहाव की दिशा को निर्धारित करता है। तो पाइप के जल का स्तर डब्बे के जल के स्तर से अधिक है, इसलिए पानी इधर से चलेगा और इस तरफ आएगा जब हम नल को खोल देंगे तब। नहीं खोलोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब नल को खोल ही नहीं रहे तो रास्ता ही नहीं बना। तो यहां पर ये जो नल है ये एक प्रतिरोध का कार्य करता है। प्रतिरोध के बारे में हम अगली क्लास में सीखेंगे। जब ये नल या प्रतिरोध या टोटी खोल दी जाती है तो जल पाइप से, पाइप का मतलब ऊंचाई से डब्बे की तरफ बहता है। तो ये तो है ऊंचाई और डब्बे की तरफ क्या है आपकी नीचाई, है ना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जगह उतनी रहती नहीं। और तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों और जल का स्तर समान ना हो जाए। तो हमने अब तक क्या सीखा? हमने ये सीखा जल ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, ऐसे वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वैसे ही आवेशों के बहाव के लिए भी हमको विद्युत का विभवांतर चाहिए। फिर इसकी परिभाषा होगी, वो सब भी हम देखेंगे। तो जो धनावेश होता है वो किसी भी सेल को इस तरह से दिखाते हैं, एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट। तो धनावेश जो होता है वो उच्च विभव से चलेगा और निम्न विभव की तरफ घूमता फिरता आ जाता है। तो आपने बाजार से वो 5-7 रुपए वाले सेल खरीदे होंगे। 5-7 रुपए वाले सेल में एक तरफ धनात्मक होता है, एक तरफ ऋणात्मक होता है। देखिए ये सेल हम आपको दिखा भी देते हैं, तो कैमरे में ध्यान से देखिए, स्क्रीन की तरफ, सॉरी कैमरे पे तो मैं हूं। तो यहां पर आप देख पाते होंगे कि ये एक सेल है जिसमें ऊपर की तरफ प्लस है, मुझे तो दिख रहा है, अब आपको शायद ना दिख पा रहा हो। तो ऊपर की तरफ प्लस है इस तरफ और नीचे की तरफ है माइनस, यानी वो उच्च विभव है जिधर मैं उंगली टच कर रहा हूं, और नीचे वाली की तरफ ये आपका माइनस है। ठीक है। तो थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसलिए हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। ऐसे दिख रहे तो ऐसे देख लें, एक तरफ प्लस दिख रहा होगा, हाँ, और एक तरफ माइनस दिख रहा होगा आपको। तो प्लस का मतलब उच्च विभव, माइनस का मतलब निम्न विभव। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है कौन? धनावेश। और विद्युत धारा की दिशा धनावेश की ही दिशा में मानी गई है। ठीक है जी। तो ये बात बहुत काम की है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनावेश की तरफ मानी गई है और धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहते हैं। ये लीजिए, मैं ये सारी बातें मैंने लिख भी दी है। तो धनावेश किधर बहते हैं? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जबकि ऋणावेश किधर बहते हैं? उल्टे, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, जबकि धनावेश उस तरफ जाते हैं। उच्च विभव को हम बड़ी लाइन से दिखाया करेंगे और निम्न विभव को छोटी लाइन से दिखाएंगे। और सबसे नीचे की लाइन भी सब नोट करें। जिस तरफ धनावेश बहते हैं उसी दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की ओर मानी जाती है। हालांकि परिपथ में इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं, उससे हम मना नहीं कर रहे, पर जिस समय ये विद्युत धारा वगैरह के बारे में बोला गया था उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो बहुत बाद में मिल्टन वगैरह ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो ये हम मानते हैं कि परिपथ में या चालक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं किसी धातु के तार में, पर विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत यानी धनावेश के प्रवाह की ओर मानी जाती है। अब हम विभव की वास्तविक परिभाषा की तरफ आ जा रहे हैं। तो अभी तक तो हमने आपको तुलनात्मक रूप में कि भाई दैनिक जीवन में आप किस तरीके से जल का बहाव या वायु का प्रवाह देखते हैं वो समझाया था। अब हम वास्तविक तौर पर विद्युत विभव एवं विभवांतर की परिभाषा के पास आते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि ऊर्जा और कार्य एक सी चीज है। कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है, या ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। तो मैं ऊर्जा या कार्य दोनों को एक ही तरह से मानता हुआ और उसके लिए प्रतीक क्या लूंगा? W। तो यहां पर ये जो W दिख रहा है
ये वाला W ये ऊर्जा या कार्य किसी के लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो विद्युत विभव एक अदिश मात्रा है। अदिश मतलब इसकी कोई दिशा ही नहीं होती, जिसको कि हम किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। तो विद्युत विभव का सिंबल क्या हो गया, V। परिभाषा क्या है, किसी अवस्थिति यानी पोजीशन या स्थिति पर किसी आवेशित कण की, है ना, कण का आवेश क्या मान लिया, Q। तो उस आवेशित कण की विद्युत विभव ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब किससे दिखा रहे हैं हम, W से। तो उस ऊर्जा को कण के आवेश से विभाजित करके विभव को नापा जाता है। उतनी बड़ी बात याद नहीं रहे तो आप बस इसको याद कर लें, सीधी बात है। तो विभव क्या होता है, कार्य बटा कण का आवेश। तो विभव क्या होता है, कार्य बटा कण का आवेश। तो विद्युत विभव एक अदिश मात्रा है जिसे V से दिखाते हैं। और कैसे निकालते हैं, किसी भी पोजीशन या बिंदु पर किसी आवेशित कण की विद्युत विभव ऊर्जा को कण के आवेश से विभाजित करके V को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो जो लिखा है वो यहां पर सूत्र है। कार्य का मात्रक कौन होता है, जूल। आवेश का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले हमने देख ही लिया, कूलाम। तो इन दोनों का अनुपात जो होता है वो कहलाता है वोल्ट। तो जूल बटा कूलाम बन जाता है वोल्ट। तो विद्युत विभव की जो इकाई है, तो विद्युत विभव की जो इकाई होती है वो क्या बन जाती है, वोल्ट, ठीक है जी। तो ये इसकी इकाई हो गई। चलिए दूसरी तरीके से परिभाषा को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बात हो सकती है। तो मैं विद्युत विभव की फिर से दूसरी परिभाषा के बारे में बोल रहा हूं। ये पेज मैंने थोड़ा सा स्लाइड कर दिया। तो बहुत दूर से किसी एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि हमने तो पहले ही बोल दिया ना, कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। तो इसको भी जरा नोट करें। बहुत दूर से +1 कूलाम, या उसका हिंदी में नाम क्या हो गया, एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो आप यहां पे समझ पा ही रहे होंगे कि यदि मैं Q का मान 1 रख दूं, क्यों रख दूं भाई, यहां पे एकांक आवेश लाएं, तो Q का मान 1 रख दूं, ये लीजिए, तो विभव एवं कार्य बराबर हो जाएंगे ना। देखिए, तो कार्य एवं विभव बराबर हो गए। तो जब भी एकांक आवेश ले लेंगे तो एक से भाग देने पे राशि में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो Q का मान 1 रख दिया तो W बटा Q क्या हो गया, W बटा 1 रह गया। तो विभव जो है वो कार्य के बराबर हो गया। तो ये सब थी विद्युत विभव की परिभाषा। इतना कुछ यदि आपको याद ना रहे तो आप तो बस सूत्र याद रख लें और उसमें Q का मान 1 रख दें, तो विभव कार्य के बराबर हो जाएगा। अब आ जाए, विद्युत विभव तो हो गया, अब आ जाए विभवांतर। तो यहां पर तो क्या एक ही बिंदु था, मान लीजिए P, मान लीजिए भाई वो बिंदु कौन सा था, हमारा P। तो जिस बिंदु तक लाए वो हमारा P था, एक ही बिंदु था। अब यहां पर हम क्या करें, विभवांतर हमेशा दो बिंदुओं के बीच में होगा। तो दो बिंदुओं के बीच में होगा तो मान लीजिए एक P है और एक Q है, ठीक है जी। तो उनके बीच का विभव का अंतर कैसे लिखेंगे भाई, P का विभव माइनस Q का विभव। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ठीक है, Vp माइनस Vq क्या कहलाएगा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। हाँ सही है, तो भाई एकांक आवेश है तो एक से भाग दे दिया, ये लीजिए। तो फिर से परिभाषा वो की वही है, पर अब की बार हम बहुत दूर से नहीं ला रहे, बल्कि में आसपास के दो बिंदु हैं उनके बीच में ही एकांक आवेश को ले जा रहे हैं। तो एकांक आवेश को उन आसपास के दो बिंदु P और Q को, या P और Q तक लाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर या विद्युत विभवांतर कहलाएगा। ये परिभाषा आपकी पेज नंबर 223 तक दे रखी है और मैं आपको बहुत ही सरल अर्थों में बोल रहा हूं जो किताब के अंदर है। मैं इसमें बिना बात 12th की परिभाषा नहीं ला रहा, क्योंकि बच्चे रूरल बैकग्राउंड के MP, राजस्थान, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश की जो छोटी छोटी बातें वही सीख लें, वही काफ़ी है। इसलिए अभी हम इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट जो 10th के सिलेबस में नहीं है उसको हम लेके भी नहीं आ रहे। तो जो आपकी किताब में दिया गया है सिर्फ उसी को हम समझा रहे हैं। तो दो बिंदु मान लिए P और Q है, उनके बीच का विद्युत विभवांतर क्या होगा भाई, P का विभव माइनस Q का विभव,
और उस कार्य के बराबर होगा जो एकांक आवेश का मतलब क्या होता है, +1 का कूलाम। तो जैसे ही +1 से भाग दे देंगे तो सिर्फ वो कार्य के बराबर रह जाएगा। ये 4 तो हमारा स्लाइड का नंबर है, इसको 4 मत समझिएगा। तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू वर्क। ठीक है जी। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसको, कौन सा कार्य भाई, एकांक आवेश को लिए गए थे, एक बिंदु P मान लिया, एक बिंदु Q मान लिया। अब इस पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो विभवांतर पर हमारे कुछ क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे, कार्य, ठीक है जी। आवेश कितना दे रखा है, 2, और विभवांतर कितना है, 12। ठीक है। तो विभवांतर पर आधारित ये क्वेश्चन आपकी किताब के ही है। तो अभी हमने परिभाषा क्या देखी है, V इज इक्वल टू W/Q, बस उसी में रखना है। तो क्या निकालना है आपको, कार्य निकालना है ना। तो कार्य निकालने के लिए वज्रगुणन कर ले। तो जैसे इसको वज्रगुणन कर लेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। V का मान कितना दे रखा है, 12, Q का मान कितना रखा है, 2। तो आंसर कितना आ गया, 24। और कार्य की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। तो देखिए इसको, ये आपका आंसर आ चुका है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो सूत्र अभी तो 2 ही हुए हैं। क्या हुआ है, I बराबर Q/T, और दूसरा क्या था, V बराबर W/Q। तो बहुत आसान से है, जो चीज दी गई है उसको रखते जाएं और जो अज्ञात है उसको निकाल लें। तो ये इस तरह से क्वेश्चन 1 आपका हो चुका है। क्वेश्चन 2 भी मैं करा देता हूं। किसी भी चालक के सिरों पर स्थिर विभवांतर बनाए रखने वाली युति या चीज या ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है आपका सेल। उस सेल को हम इस तरह से दिखाते हैं, एक उच्च विभव और एक निम्न विभव। तो प्लस वाला या बड़ी लाइन होती है उच्च विभव, माइनस वाला होता है आपका निम्न विभव। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कल करके लाइएगा। जाते जाते परिपथ में किसी भी चिन्ह या प्रतीक को किस तरह से पढ़ते हैं वो भी मैं अब आपको बता दे रहा हूं। तो परिपथ आरेख या परिपथ की ड्राइंग, तो जो परंपरागत चिन्ह है वो सेल तो मैंने आपको बता ही दिया। सेल में क्या होती है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन को प्लस से दिखाते हैं और छोटी लाइन को माइनस से दिखाते हैं। जब बहुत सारे सेल होते हैं ना, बहुवचन, बैटरी क्या होती है, सेल को कई सारे सेल हो, जैसे अकेला है तो सेल है, एक से ज्यादा होते ही अब ये बैटरी कहलाएगी, 3 4 जितने भी लगाते हैं। तो बैटरी अपने आप में बहुवचन को बताती है, इसीलिए यहां पर उसको बार बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो ये प्लस माइनस, ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, प्लस माइनस इस तरीके से। स्विच, ये सब बहुत कॉमन चीज है। आपके घर में जब भी आपको पंखा या टीवी चालू करनी होती है तो बटन को ऑन ऑफ करते हैं ना, तो प्रतीकात्मक तौर पे स्विच को इस तरह से दिखाते हैं। अभी ये ऑफ स्थिति है इसकी, है ना, बंद है यानी पंखा। जैसे इसको इससे टच करा देंगे, टच कराते ही पंखा चल पड़ेगा। ऑफ ऑन को इस तरह से भी दिखाते हैं। यदि बीच में डॉट नहीं दिखाया है यानी बिंदु नहीं दिखाया है तो वो अभी ऑफ है युक्ति या पंखा। वैसे ही बीच में डॉट दिखाते हैं तो वो ऑन हो जाता है। तो ऑन के 2 रास्ते हैं, तो बिंदु दिखा दो या फिर उसको एक दूसरे को मिला दें। तार को तो खैर सीधी लाइन से दिखाना ही दिखाना है। प्रकाश बल्ब को ऐसा क्रॉस करके दिखा दोगे या ये भी रास्ता रहेगा, ऐसे भी करके अपन प्रकाश बल्ब को दिखाया करेंगे। ये सारे प्रतीक जो है वो आपकी पेज नंबर 225 पर है। तो पेज नंबर 225 में यहां पर लिख दे रहा हूं। तो जनवरी 2020 का जो एडिशन है उसके पेज नंबर 225 पर ये आपके सारे प्रतीक दे रखे हैं। प्रतिरोध को कैसे दिखाएंगे भाई, चूहे के दांत की तरह। ये चूहे के दांत बना देंगे तो प्रतिरोध बन जाएगा। और सही बात बताएं, जितनी भी घर में चीजें होती है ना, चाहे एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब अपने आप में प्रतिरोधी हैं। जब भी उनका वो तार टूट जाता है या किसे कहते हैं शॉर्ट हो गया, तो वो इसलिए वो फूक जाते हैं क्योंकि उनका ये तार टूट जाता है। पंखे का रेगुलेटर वगैरह भी सब प्रतिरोध में ही आते हैं। पर पंखे का रेगुलेटर परिवर्तनीय प्रतिरोधक कहलाता है, क्योंकि उसका अपन कान पकड़ के या नॉब पकड़ के घुमाते हैं ना, तो वो प्रतिरोध बार बार बदलता जाता है। और सप्लाई तो फिक्स है, सरकार तो बिजली हमेशा 220 वोल्ट पे दे रही है, तो सप्लाई तो फिक्स है। प्रतिरोध आप बदल रहे हैं तो धारा बदल जाती है। इस बारे में अपन ओम्स के नियम में सीखेंगे। तो परिवर्तनीय प्रतिरोध को किस तरह से दिखाएंगे,
ये जो चूहे के दांत जैसा प्रतीक है उसके ऊपर एक तीर खींच करके परिवर्तनीय या बदलने वाला प्रतिरोध बताएंगे। इस तरह से भी परिवर्तनीय प्रतिरोध को दिखाया जाता है। ये भी एक रास्ता है, ये है या ये है या ये है, तीनों से आप दिखा सकते हैं। फिर है नीचे अमीटर। अमीटर को ए से दिखाएंगे, ए को गोले में बंद करके। वोल्ट मीटर को वी से दिखाएंगे, गोले में बंद करके। अमीटर का काम धारा मापने का होगा और वोल्ट मीटर का काम विभवांतर मापने का होगा। विभवांतर मापने का होगा। तो पेज नंबर 225 पर आपकी किताब में सब जानकारी दे रखी है। तो अमीटर का इस्तेमाल धारा का परिमाण मापने के लिए और वोल्ट मीटर का विभवांतर मापने के लिए। ये स्लाइड हम देख ही चुके हैं, अब बस लास्ट में आ जाते हैं। तो ये लेक्चर अब हम बंद करने जा रहे हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा था? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में जिसका प्रतीक I था वो क्या था? आवेश प्रवाह के दर। सूत्र याद रखिएगा इसको, कोई रास्ता नहीं है और सूत्र का। तो आवेश प्रवाह का दर और इसका मात्रक क्या था? एम्पियर, जिसको हम ए से दिखाए थे। अगला है विद्युत विभव, जिसका सूत्र क्या रहा? W/Q। तो विभव बराबर W/Q, या फिर इसको सीधा सीधा हम कैसे लिख सकते हैं? V=W, बशर्ते कि हम आवेश को 1 कूलाम कर दें। तो 1 से भाग दोगे तो W तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बातें हैं, इसी पर बेस्ड उसमें क्वेश्चन है। ये घर पे पढ़ने के लिए आपका होमवर्क भी है, क्योंकि जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया वो सब जनवरी 2020 के एडिशन का पेज नंबर 221 से 225 था। अब अगले लेक्चर में, जिसको कि हम L02 बोलेंगे, ठीक है जी, तो L02 नाम की जो स्लाइड होगी उसमें हम क्या सीखेंगे? ओम का नियम, है ना। तो V प्रोपोर्शनल टू I करके ओम का नियम आएगा, वो तभी का तब बताएंगे। और किसी चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पे निर्भर करता है, तो ये सूत्र आप एक बार आज घर जाके देख लीजिएगा, ρL/A, ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी आपको पेज नंबर 226 से 232 तक दे रखी है। तो सारी चीज क्रिस्टल क्लियर है। ये आपका घर के लिए होमवर्क है, जो कुछ भी पढ़ाया। और जो बच्चे अगली क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहते हैं उनके लिए ये वाले पेजेस रहेंगे। कौन से एडिशन से? जनवरी 2020 के एडिशन से। तो उम्मीद है आप सभी को ये सब पसंद आया होगा, और हम सब अपने इन प्रयास के लिए कॉन्सेप्ट लाइव को धन्यवाद देते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।